नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं प्रमोद ठाकुर। आज मेरे साथ स्टूडियो में हैं देश की जानी मानी समाज सेविका सुमन आहूजा अर्पण, ये अधिवक्ता भी हैं। आज हम इनसे सवाल करेंगे महिला सशक्तिकरण पर, महिलाओं के प्रति होते अपराधों पर, महिलाओं की सुरक्षा पर, घरेलू हिंसा पर। आज मेरे स्टूडियो में आई हुई हैं सुमन आहूजा अर्पण जी। धन्यवाद आपका, आपने हमें समय दिया, लाइव 24 में आप आई। मेरा आपसे महिलाओं के प्रति जो सवाल है बहुत सारे, उनके लिए मैंने आपको यहाँ पर निमंत्रण दिया था। पहला सवाल मेरा आपसे है, भारत की नारी पर आज की स्थिति जो है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? किस रूप में देखती हैं भारत की नारी को? नारी सृष्टि है, नारी शक्ति है, कोमल है, कमज़ोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है। जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे आ रही है। आज का जो युग है प्रमोद जी, वो बौद्धिक युग और क्रांति का आधुनिक युग कह सकते हैं, क्रांति का युग है। और आज की जो नारी है वो चांद पर, मंगल पर, सब जगह पहुंच गई है। आज जीवन का कोई भी परिवेश, कोई भी स्थान ऐसा नहीं है, जैसे नारी डॉक्टर है, इंजीनियर है, तो कोई भी ऐसा परिवेश नहीं है जहाँ पर नारी ने अपना गौरवमयी अध्याय नहीं रचा है। तो नारी अपने आप में सृजन है। अपने सृजन शब्द को, अपने सृष्टि शब्द को आज भारतीय नारी के संदर्भ में मैं कहूँ तो उसने अपने नाम को साकार किया है। महिलाओं की इस समय जो स्थिति है उस पर आप क्या कहना चाहेंगे देश में? अगर मैं इस समय की, इस वक्त के परिवेश की बात करूं तो हम लोग सबसे पहले तो इस पर चर्चा करनी पड़ेगी कि अगर जो आधुनिक नारी है या जो आज का परिवेश चल रहा है, महिलाओं की स्थिति दो तरह से है। एक, अर्बन एरियाज़ में महिलाओं की स्थिति क्या है और रूरल एरियाज़ में महिलाओं की स्थिति क्या है। लेकिन परिस्थितियां फिर भी यही है कि ये समाज जो है वो कहीं ना कहीं मेल डोमिनेटिंग समाज है। आज भी जो भारतीय नारी है, भले ही वो शिक्षित है, भले ही वो कितना भी आगे बढ़कर अपना ऑफिस, स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, कलेक्टर, आईपीएस, आईएएस क्यों ना बन जाए, कहीं ना कहीं उसकी स्थिति जो है वो अपराधीकरण, यानी महिलाओं के साथ जो बढ़ता अपराध हो रहा है, दुराचार हो रहा है, तो कहीं ना कहीं महिला कमज़ोर है। आज भी जो आईपीएस, आईएएस जैसी महिला बनने के बाद भी हमारे देश में जो महिलाओं की स्थिति कहीं ना कहीं दयनीय है। तो वो एक गंभीर विषय है कि आज भी महिलाओं के साथ दुराचार क्यों हो रहा है, आज भी महिलाओं के साथ अपराध क्यों हो रहा है। ये अपने आप में बहुत ही गंभीर और संकीर्ण विषय है। संगीन विषय है महिलाओं का अपराधीकरण। आपने जो कहा अभी, मैंने कुछ डिबेट्स में आपको देखा है, सुना है, पढ़ा है कि आप महिलाओं की शिक्षा पे ज़्यादा जोर देती हैं कि महिला अगर शिक्षित होगी तो वो सुरक्षित होगी। आपने कई जगह पे कहा है कि शिक्षा से सुरक्षा, तो इस पर आपका, इस विषय पर आपका क्या कहना है? महिला शिक्षित होगी तो कैसे सुरक्षित होगी? जो है आपने बिल्कुल सही कहा है। मैंने अपनी अक्सर बहुत सारी डिबेट्स में ये बात कही है कि शिक्षा से सुरक्षा की ओर नारी को जाना होगा। नॉलेज ऑलवेज रूल, यानी ज्ञान हमेशा राज करता है। अगर हम रूरल एरियाज़ की बात करें तो आज भी जो हमारी नारी है शिक्षा के अधिकार से वंचित है। भले ही हमारी सरकार ने शिक्षा को फ्री कर दिया है, निःशुल्क कर दिया है, लेकिन क्या बच्चे स्कूल तक पहुंच रहे हैं? बहुत सारे कारण है, वो एक अलग विषय है हमारा। लेकिन शिक्षा से सुरक्षा की तरफ, क्योंकि जब तक नारी के अंदर शिक्षा नहीं आएगी, नारी के अंदर आत्मविश्वास नहीं आएगा, आत्मविश्वास नहीं आएगा, तब तक वो जीवन से लड़ने की जो शक्ति है, जो उसके जीवन का संघर्ष है, वो तब तक उसको नहीं पूरा कर पाएगी। आत्मविश्वास की जो प्रेरणा है वो उसको शिक्षा से मिलती है, परिवार से मिलती है, और आत्मविश्वास की डगर पर चलकर ही वो शिक्षा से सुरक्षा की तरफ आगे बढ़ सकती है। नारी शिक्षित होगी तभी सुरक्षित होगी। वो पढ़ेगी, पढ़ लिख कर ही अपने आप को आगे बढ़ने में, क्योंकि अगर उसको ज्ञान होगा, ज्ञान की गंगा आज बह चली है, नारी आज शिक्षित हो चली है। नहीं, आपने कहा शिक्षा से सुरक्षा, और इससे पहले वाले सवाल में आपने कहा महिलाएं बहुत आगे बढ़ रही हैं, आईएएस हैं, पीसीएस हैं, उड़ान भर रही हैं, देश का में बहुत आगे जा रही हैं, हर क्षेत्र में आगे जा रही हैं, लेकिन फिर भी वो सुरक्षित नहीं है। तो शिक्षा से सुरक्षा को कैसे एक दूसरे में जोड़ा जाए? शिक्षा से सुरक्षा को मैंने अभी आपको बताया ना कि जैसे जैसे महिला बाहर निकलती है, कभी कभी ऐसा होता है महिला बहुत शिक्षित है, आत्मविश्वास, तो जो हमारी शिक्षा होगी ना, मैंने अभी एक सेंटेंस और भी बोला था, नॉलेज ऑलवेज रूल, ज्ञान जो है हमेशा राज करता है। जब महिला को अपने बारे में, अपने अधिकारों के बारे में, जब महिला शिक्षित होगी, जब उसको अपने अधिकारों के बारे में मालूम होगा कि ये मेरे अधिकार हैं, मैं इस कार्य क्षेत्र में काम करती हूँ, इस कार्य क्षेत्र में मेरे ये अधिकार हैं, मैं इस घर में रहती हूँ तो मेरे घरेलू अधिकार ये हैं, मेरे ये सामाजिक अधिकार हैं, मेरे ये राजनैतिक अधिकार हैं, तो उसको ज्ञान होगा, उसको अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, तो वो अपने साथ होने वाले अत्याचार का विरोध कर पाएगी। तो शिक्षा से सुरक्षा एक बहुत अहम कड़ी है, कि इस बहुत ही अहम कड़ी है जो नारी को सुरक्षा की तरफ आगे लेकर चलेगी।
लेकिन आपने देखा होगा देश तो बहुत आगे की चीज़ है, हिंसा घर से ही शुरू हो जाती है। महिलाओं के प्रति जो है घरेलू हिंसाओं के इतने मामले आते हैं, उस घरेलू हिंसा पे आप क्या कहना चाहेंगी? घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को कैसे बचाया जा सकता है? घरेलू हिंसा के ऊपर आपका क्या कहना है? प्रमोद जी, पहले तो मैं आपको एक बार घरेलू हिंसा की परिभाषा बता दूं। अक्सर लोगों ने सुना है कि क्या घरेलू हिंसा सिर्फ पति पत्नी के बीच में नहीं होती। घरेलू हिंसा माता और पिता के साथ के द्वारा भी बच्चियों के साथ की गई हिंसा होती है, भाई द्वारा बहन पर की गई हिंसा भी होती है। तो घरेलू हिंसा का जो दायरा है वो बहुत बड़ा है, सिर्फ वही नहीं है। कभी कभी ऐसा होता है कि घर के अंदर ही अपराध होता रहता है और बच्ची को दबा दिया जाता है, उसी के साथ घर के अंदर ही दुराचार हो रहा है और बच्ची को दबा दिया जाता है, बच्ची को डराया जाता है, बच्ची के अंदर डिप्रेशन की भावना आ जाती है। तो ये सारी प्रवृत्तियाँ अक्सर घर में घरेलू हिंसा के रूप में हमारे आसपास व्याप्त हैं। और मैं आपको ये बात कहूँगी, ये सारी जो कुरीतियाँ हैं ये रूरल एरिया में तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि वहाँ पर जो बच्चियाँ हैं वो माता पिता के परिवार के दायरे में रहती हैं, उन्हें बाहर के बारे में नहीं मालूम, उनको न्याय के बारे में नहीं मालूम, उन्हें कानून और व्यवस्था के बारे में नहीं मालूम, उन्हें ये नहीं मालूम कि FIR कैसे दर्ज कराई जाए। तो वो जो घरेलू हिंसा की जो रिपोर्टें हैं वो घर की 4 दीवारी के अंदर बंद ही रह जाती हैं। कभी कभी तो ऐसा होता है कि घर के ही लोग अपनी बहू बेटियों के साथ दुराचार करते हैं और उनको दबा दिया जाता है कि आपको घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाएगा, आपको खाने को नहीं मिलेगा, आपको किसी भी तरह की सुख सुविधाओं से वंचित कर दिया जाएगा यदि आपने इस जुल्म के प्रति आवाज़ उठाई। तो घरेलू हिंसा जैसी जो ये प्रवृत्ति है ये तो बहुत ही है। इसका अगर हम कहें कि डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट 12 DV के अंदर हम इसकी रिपोर्ट दर्ज करा सकते हैं, लेकिन सबसे पहले तो हमें आवाज़ उठानी होगी। जब भी हमें ऐसा लगता है कि घर में ही दुराचार हो रहा है, चाहे वो परिवार का कोई भी सदस्य हो, परिवार का कोई भी सदस्य यदि किसी महिला के साथ दुराचार, मारपीट कुछ भी करता है, यहाँ तक कि हिंसा के 2-3 रूप है, शारीरिक हिंसा, मानसिक हिंसा। घरेलू हिंसा के अंदर मानसिक हिंसा भी आती है, तो उसकी शिकायत हमें दर्ज करानी चाहिए। घरेलू हिंसाओं से महिलाओं को किस प्रकार से बचाया जा सकता है? देखिए, सबसे पहली बात तो महिलाओं को बचाने के लिए 2 ही चीज़ें हैं कि महिलाओं को ज्ञान होना चाहिए कि उनके साथ जो हुआ है वो चुप नहीं रहे, क्योंकि जब तक आप जुल्म सहना, जुल्म करने से भी बड़ा पाप है, क्योंकि अगर आप जुल्म को जब तक सहते रहेंगे तो सामने वाले की हिम्मत और बढ़ती चली जाएगी। सबसे बड़ा अपराध जो होता है वो यहीं से शुरू होता है। आप कभी कभी ऐसा भी देखते होंगे, छोटी बच्चियों के साथ गलत हो रहा है, लेकिन बच्चों को डरा देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं, अगर तूने पापा को बताया ना तो फिर देखना मैं तुम्हें मारूंगा, मैं तुम्हें पनिश करूंगा। या छोटी बच्चियों के साथ गुड टच या बैड टच होता है तो बच्चों को डरा धमका के चुप करा दिया जाता है। तो ऐसी स्थिति में सबसे पहली स्थिति तो ये आती है कि हमें आवाज़ उठानी है। खामोशी इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी है। उसके बाद आपको उसका सेकंड स्टेप क्या लेना है? अगर आपके आसपास स्कूल में, कॉलेज में ट्यूटर्स या आपके सराउंडिंग के लोग आपके साथ बच्चियों के साथ दुराचार करते हैं या घरेलू हिंसा करते हैं तो अपने माता पिता को बताएं, अपने परिजनों को बताएं, अपने से बड़ों को बताएं। और जब बड़ों को पता लगता है और बड़े आपके साथ कुछ गलत कर रहे हैं तो आप तुरंत अपने आसपास जो भी पुलिस स्टेशन है आप वहाँ पर FIR कराएं। ये घरेलू हिंसा को रोकने का सबसे बड़ा वो है। और घरेलू हिंसा के मामले में एक चीज़ और भी आती है, यदि आपके अड़ोस पड़ोस में लोगों को पता लगता है कि आपके साथ कुछ भी गलत हो रहा है और आप आवाज़ नहीं उठा रहे तो वो भी आपके लिए कंप्लेंट कर सकते हैं। अभी जल्दी में बहुत सारे महिलाओं के अपराधीकरण के मामले बढ़े हैं, महिलाओं के प्रति अपराध बहुत ज़्यादा बढ़े हैं भारत में जो है, तो आप इस पे हमारे दर्शकों को बताएं, महिलाओं को बताएं कि इन अपराधों को कैसे रोका जा सकता है जिससे जो है देश में महिलाओं के प्रति लोगों की इज्जत बढ़े, अपराध कम हो। इस पर आप क्या कहना चाहेंगी? इन अपराधों को कैसे रोक सकते हैं ये बताइए। प्रमोद जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। जैसे मैं खुद ही देख रही हूँ, निकिता मर्डर केस देख लीजिए, हाथरस देख लीजिए, अभी 3-4 बच्चियों के साथ एसिड अटैक की घटना हुई। तो दिन पर दिन हम भारत में कहें कि अपराधीकरण बढ़ता जा रहा है। और मैं खुद ये कहूँगी कि शाम के अंधेरे देख मुझे खौफ होता है, मेरे देश में हर 4 मिनट में एक बलात्कार होता है। लेकिन बलात्कार क्यों हो रहा है, अपराधीकरण क्यों बढ़ रहा है, ये सोचना और अपराधीकरण को रोका कैसे जा सकता है या दुराचार को रोका कैसे जा सकता है, ये अपने आप में बहुत ही संकीर्ण विषय है। इस पर हमें बहुत ही गंभीरता से, बहुत ही संवेदनशील विषय है, बहुत ही गंभीरता से इस पर हमें चर्चा करनी होगी। देखिए, किसी भी चीज़ की कहते हैं ना कि परिवर्तन हमेशा अपने घर से होता है या समाज सेवा हमेशा अपने घर से होते हैं। अगर आज हम इस अपराधीकरण को रोकना चाहते हैं तो हमारा सबसे पहला प्रयास हमारे हर घर से, हमारे अपने घर से वो होना चाहिए, क्योंकि जो भारतीय संस्कृति और भारतीय इतिहास रहा है वो मेल डोमिनेटिंग रहा है। यहाँ पर पुरुषों को स्त्रियों से बड़ा दर्जा दिया गया है। आज हम समाज में बात करते हैं नारी और पुरुष बराबर हैं,
बराबर की बात तो हो जाती है, लेकिन जब हम समाज की बात करते हैं तो घर में फिर से पुरुषों को प्रधानता मिलती है। आज एक बेटी को तो घर में रहना सिखाया जा रहा है, लेकिन एक बेटे को नहीं सिखाया जा रहा कि उसे नारी का सम्मान कैसे करना है। अगर हम अपने बच्चे को आज हमारे देश में, हमारे स्कूलों में, हमारे परिवार में जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, जिनकी हम बातें किया करते थे कि आदर्शों के ऊपर भारत की बुनियाद टिकी थी, जिसके ऊपर हम विश्व गुरु बनने का सपना देखते हैं, वो आदर्श कहीं ना कहीं विलुप्त हो गए हैं। आज हमें अपने घर में जैसे बच्चा पैदा होता है, पैदा होते ही हमें अपने बच्चे को संस्कार देते हैं, शिक्षा देते हैं, स्कूल के बारे में बताते हैं, हम उनको काउंटिंग और अल्फ़ाबेट्स के बारे में बताते हैं। उसी तरह हमें बच्चों को संस्कारों के बारे में बताना है कि बेटी ये स्त्री है, आप अगर ये आपकी बहन है तो घर के बाहर जो स्त्री है या जो बच्ची जिसके साथ आप खेल रहे हो वो भी आपकी बहन है, आपको उसका सम्मान करना है। एक मैंने बहुत सारी जगह देखा, जब हम डोमेस्टिक वायलेंस की बात करते हैं या छोटे बच्चों को हम उसके बारे में पोस्को या उसके बारे में बताते हैं, अक्सर लोग मजाक मजाक में अपने बच्चों को बोल देते हैं बेटा तेरी गर्लफ्रेंड है। क्या है ये? हम अपने बच्चों के, छोटे छोटे बच्चों के मन में ऐसी बात कर रहे हैं, तो बच्चों के दिमाग में एक अजीब सी विकृति आ जाती है कि गर्लफ्रेंड होना कोई बहुत अच्छी बात है। तो वो महिलाओं को उस दृष्टि से, उसी छोटी सी, क्योंकि जो बाल्यावस्था होती है वो बहुत कोमल होती है, वो बहुत जल्दी प्रभावित हो जाती है। आजकल के जो बच्चे, हो सकता है बहुत सारी वीडियोस देखते हैं, बहुत सारा टीवी है या मीडिया भी इन सब चीज़ों को दिखा रहा है, लेकिन मैं फिर से यही कहूँगी कि जो हमारे मानवीय मूल्य हैं, जो हमारे आदर्श हैं, अगर हम आज अपनी बेटियों को सिखाने से पहले हम अपने बेटों को सिखाएं कि आपको अपनी देश की नारी का सम्मान करना होगा, मातृशक्ति का सम्मान करना होगा। वो मातृशक्ति आपकी बहन है, आपकी माता है, पत्नी है, कोई भी हो, हर स्वरूप में आपको मातृशक्ति का सम्मान करना है। तभी हम इस अपराधीकरण को रोक सकते हैं। सिर्फ पुलिस और प्रशासन की मदद से इस अपराधों को नहीं रोका जा सकता, और इसके लिए हमें मानवीय मूल्य बच्चों को आज से ही देने होंगे। बहुत अच्छी बात कही सुमन आहूजा जी ने कि हमें मानवीय मूल्यों को अपने परिवार से, अपने मेल बच्चों को देना होगा, संस्कारों को उनमें देना होगा, तब हम इन अपराधों को रोक सकते हैं। बहुत अच्छी बात आपने कही, इसके लिए आपका धन्यवाद। मैं आपसे जानना चाहूँगा, अभी आपने जल्दी में एक किताब लिखी है पद्य शैली में, जो है निर्भया पर, तो वो किताब निर्भया पर है या निर्भया के लिए लिखी है पद्य शैली में, उस पर आप एक बताएं। और इस किताब को लिखने का आपके पास में विचार कब आया, मन में क्या चल रहा था जब आप किताब लिख रही थी? तो इस किताब के विषय में, निर्भया के विषय में कुछ आप बताएं। प्रमोद जी, नारी के ऊपर या नारी सशक्तिकरण के ऊपर मेरा काम करने का जो अनुभव था, ये मैंने 2009 से शुरू किया। 2009 में मैंने अपने सामने एक छोटी सी बच्ची, जो मात्र 12-13 साल की बच्ची थी, होली के दिन एक बच्ची के साथ दुराचार की घटना मेरे बिल्कुल प्रत्यक्ष रूप से मेरे सामने आए। वो बच्ची एक गरीब रेडी वाले की बच्ची थी, जिसको मैंने बहुत मोटिवेट किया कि वुमेन सेल में कंप्लेंट करे, महिला आयोग में कंप्लेंट करे, और जितनी हम संभव थी हमने उसकी मदद की। तो तब से मेरे दिल दिमाग में हमेशा ये सब चीज़ें, घटनाएं घूमती रहती थी, और मैंने इन सब चीज़ों पर काम करना शुरू किया। तो आसपास जब मैं अपने सराउंडिंग में दुराचार और रेप जैसी घटनाएं देखती थी तो मैं काम करती ही थी। लेकिन पिछले कुछ दिनों में, आपको शायद होगा, डॉक्टर प्रियंका रेड्डी हैदराबाद की एक डॉक्टर थी। वैसे तो हमें कभी भी निर्भया और दामिनी का नाम लेने का अधिकार नहीं है, तो पहले तो मैं निर्भया शब्द का अर्थ बता दूं। निर्भया का मतलब होता है निर, यानी जो बिल्कुल भय रहित हो, जिसके अंदर कोई भय नहीं हो, और दामिनी जो तड़ंग जैसी हो, जो बिजली की भांति हो। यानी भारत की हर बेटी को आज भय रहित होना होगा, बिजली की भांति तेज होना होगा। तो उस प्रियंका रेड्डी के दुराचार के बाद जब उनकी हत्या की जो घटना आई थी कि उसको किस तरह से मार के जिंदा जला दिया गया था, वो इतनी हिला देने वाली घटना थी कि एक डॉक्टर जो किसी का इलाज करने के लिए, किसी इंसान का इलाज करने के लिए दूसरी जगह गई है, और 4 दरिंदे आकर उसके साथ इतना हीनियस क्राइम कर जाते हैं, तो शायद मेरी जो संवेदना है या मेरा जो मानव हृदय है वो झकझोर गया, और मैंने उसी पल कलम उठाई और मैंने इस पर लिखना शुरू कर दिया। और अपने शब्दों को मैंने निर्भया के रूप में उतारा, छोटी छोटी क्वेट्स में उतारा, जिसमें मैंने यही लिखा है, कुरीतियों का शिकार है बेटियां, परंपराओं का शिकार है बेटियां, हर स्वरूप में। आज भी दहेज प्रथा का शिकार है बेटियां, आज भी एसिड अटैक का शिकार है बेटियां, तलाक, हलाला, जात पात, हर जगह कहीं दलित नाम होने का शिकार है बेटियां। क्यों नारी जिस रूप में भी है, इतनी शिक्षित होने के बाद, इतनी सभ्य होने के बाद, जहां वो मंगल ग्रह पर भी तिरंगा लहरा कर आ गई है, आज भी हमारी भारत की नारी दुराचार का शिकार है। तो यहीं से मुझे प्रेरणा मिली कि मैंने निर्भया को लिखना प्रारंभ किया।
मैं चाहूँगा आपने जो निर्भया पद्य पुस्तक लिखी है पद्य शैली में, उसकी कुछ पंक्तियाँ, कुछ कविता की लाइन्स जो हैं वो अगर दर्शकों को सुनाएंगी तो उनको भी कुछ ना कुछ अच्छी सीख मिलेगी। तो मैं चाहूँगा कि दर्शकों के लिए आप कुछ सुनाएं जो है उस निर्भया से। कहीं उसका नाम दामिनी, कहीं निर्भया, कहीं कठुआ तो कहीं उन्नाव है। मिट ना सके वो जो दर्द, ऐसा ये जख्म, ऐसा ये गहरा घाव है। और मैं उस कठुआ की बच्ची, उस हर निर्भया की एक पुकार जो भारतीय न्यायालय को, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को तक पहुंचाना चाहूँगी। ऐ न्याय के देवता, एक सज़ा ऐसी ईजाद कर, रूह कांपे पापियों की, गर स्वप्न में भी कोई दुष्कर्म करे। इस पुस्तक के माध्यम से मैंने उस हर बच्ची के लिए गुहार लगाई है माननीय सर्वोच्च न्यायालय से कि उस हर बच्ची को न्याय मिले। और मैं ये भी चाहती हूँ कि फांसी की सज़ा सफिशिएंट नहीं है। जिस तरह से हमने देखा कि आज निर्भया के समय उन 4 लोगों को फांसी दी गई, ये सज़ा अपने आप में सफिशिएंट नहीं है, फास्ट ट्रैक होना चाहिए। निर्भया इस तरह की जितने भी हादसे हैं, आज प्रमोद जी सबसे बड़ा गंभीर विषय ये है कि जब भी दुराचार होता है हमारे देश में सभी लोग, सभी टीवी चैनल्स बड़ी बड़ी डिबेट्स कर लेते हैं कि आज हाथरस की घटना हुई, आज दलित बेटची के साथ एसिड अटैक हो गया। तो उसी वक्त ताज़ी ताज़ी घटनाएं होती हैं, किसी ने कैंडल मार्च चलाए, किसी ने नारे लगाए। 4 दिन बाद क्या होता है, फिर वही खामोशी, फिर वही बलात्कार, कि 4 दिन के बाद हमारे पास वही सब चीज़ें हैं। क्या कभी भी इस चैनल के माध्यम से मैं आपसे ये बात कहना चाहूँगी, क्या कभी किसी ने इस बारे में विचार किया कि आखिर इस देश में बलात्कार क्यों हो रहा है, बलात्कार को रोका कैसे जा सकता है, उसके एलिमेंट्स क्या है, और बलात्कार करने वालों की जो मानसिक स्थिति है वो क्या है, किस तरह से इस विषाद को, ये इतना बड़ा जो सोशल स्टिग्मा है, इस सोशल जो मैं ये कहूँगी जो सामाजिक अभिशाप हमारी संस्कृति के ऊपर लगता जा रहा है। क्योंकि जो बलात्कार शब्द है वो भारतीय संस्कृति का तो हिस्सा ही नहीं है। बलात्कार शब्द हमारी उसमें परंपराओं में, हमारी संस्कृति में कहीं है ही नहीं। तो वो इतना बड़ा अभिशाप हमारे समाज पर कैसे लग गया, इस कलंक को मिटाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इस पर तो कभी हमने चर्चा ही नहीं की है। आप एक मिशन शक्ति कार्यक्रम चलाती हैं, वो क्या है? मिशन शक्ति के विषय में दर्शकों को बताएं जो है। मैंने मिशन शक्ति कार्यक्रम अभी एक आंदोलन के रूप में 15 दिन पहले ही शुरू किया है। और मिशन शक्ति के माध्यम से, क्योंकि हम लोग सिर्फ डिबेट्स पर बड़ी बड़ी बातें करते हैं और बड़ी बड़ी बातें कर कर आ जाते हैं, न्याय के सामने, पुलिस के सामने, प्रशासन के सामने गुहार लगाते हैं, लेकिन कोई रिजल्ट्स नहीं आते। और जैसा कि मैंने अनुभव किया कि जब भी बच्ची जाती है, कभी भी माता पिता, भाई बहन, बच्ची ने स्कूल भी जाना है, बच्ची ने कॉलेज भी जाना है, बच्ची ने ट्यूशन भी जाना है, हर कदम, हर मोड़ पर माँ बाप अपने बच्चे की उंगली पकड़ कर नहीं जाएंगे। तो मिशन शक्ति के माध्यम से मैं बच्चों को सुरक्षा की भावना प्रदान कर रही हूँ कि बच्चों को हम लोग सेल्फ डिफेंस सिखा रहे हैं, कराटे सिखा रहे हैं। इस देश से अभी जो मैंने मिशन शक्ति शुरू किया, इसमें मेरा सबसे पहला सहयोग डालसा की तरफ से आया। दिल्ली लीगल सेल अथॉरिटी मेरे साथ उस मिशन में जुड़ी। उसके अंदर हम लोग सेल्फ डिफेंस की क्लासेस दे रहे हैं, साथ साथ हम सेक्सुअल असॉल्ट की बात करते हैं, हम पोक्सो की बात करते हैं। और मेरा ये अभियान चाहती हूँ कि मैं पूरे देश में जाए, ताकि सभी लोग अपने अपने स्थानों पर, मेरी सभी से प्रार्थना है कि जो लोग भी मेरी बात को सुन रहे हैं वो अपने अपने एरियाज़ में, सराउंडिंग्स में मिशन शक्ति को शुरू करें और सेल्फ डिफेंस, वहाँ के अपने दिल्ली पुलिस या जो भी पुलिस वाले हैं डीसीपी से मिलकर वहाँ पर सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग की मांग करें, ताकि हम अपनी बच्चियों को आत्म रक्षा करना सिखा सके। जब तक अपनी बच्चियाँ रक्षा खुद नहीं करेंगी, तब तक हम बच्चियों को सुरक्षित नहीं कर पाएंगे। आप ये सब जो कर रही हैं, समाज सेवा, बच्चों को आगे बढ़ाना, उनको कराटे सिखाना, उनको सेल्फ डिफेंस, सारी चीज़ें सिखाना, बच्चों के हित में करना, महिलाओं के प्रति हित में करना सिखाना, जो सारी चीज़ें चल रही हैं, ये समाज सेवा कब से चल रही है और इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, कब से शुरुआत हुई आपने? इस पर थोड़ा सा प्रकाश डालें कि समाज सेवा आपने कब से स्टार्ट की जो है। प्रमोद जी, आपने देखा होगा हर इंसान के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। जी बिल्कुल। तो मेरे जीवन का भी संघर्षमय दौर था। जीवन का ऐसा दौर ऐसा आया कि मेरे पति के देहांत के बाद मैंने जीवन में बहुत विकट परिस्थितियाँ, एज बीइंग ए लेडी, छोटी आयु में विधवा होने पर मैंने देखा कि जब समाज में एक महिला अकेली होती है तो समाज की उसके प्रति जो सोच है या जो उसकी प्रवृत्ति होती है वो कैसे हो जाती है। तब मुझे लगा कि मुझे महिलाओं के लिए, तब मैंने पहली बार जब किसी की नज़रों में अपने लिए वो बुरी भावनाएं देखी, तो वो जो बुराई की जो जड़ मुझे लोगों की आंखों में नज़र आई, तो मुझे लगा कि मुझे इस बुराई को जड़ से निकाल कर मिटाना है। और अगर मेरे जैसी
सक्षम महिला ये काम नहीं कर सकती तो मेरा शिक्षित होना व्यर्थ है और बड़ी बड़ी बातें करना व्यर्थ है। तब मुझे वहाँ से प्रेरणा मिली कि मुझे भारतीय नारी की सुरक्षा पर काम करना है। इसके लिए मैंने लिखना शुरू किया, डिफेंस किया, हम लोगों ने काउंसलिंग करनी शुरू की, क्योंकि सबसे बड़ी चीज़ यही है कि जब तक वो कहते हैं ना कि हमारे अंदर से जब तक चीज़ें नहीं निकलेंगी, जब तक आपके अंदर खुद आत्मशक्ति नहीं होगी, तब तक आप कुछ भी नहीं कर सकते। और आपने सुना भी होगा, खुद ही को कर बुलंद इतना, खुदा बंदे से ये पूछे बता तेरी रजा क्या है। सुमन जी, एक सवाल मेरा है आपसे, क्या आपको लगता है कि जो है महिलाओं को जो अधिकार दिए गए हैं उनमें से कुछ महिलाएं, मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं यहाँ पे, कुछ महिलाएं हैं जो उनका दुरुपयोग करती हैं, आपको लगता है ऐसा? प्रमोद जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया और बहुत क्योंकि बहुत सारे पुरुष ऐसे आते हैं जो महिलाओं के सताए हुए होते हैं, तब मालूम पड़ा कि जब विवेचना होती मालूम पड़ा कि महिलाओं ने उनके साथ अत्याचार किया हुआ है। तो उस विषय पे आपका क्या कहना है कि कुछ महिलाएं हैं जो अपने जो कानून से, जो संविधान से उनको अधिकार मिले हुए हैं, उनका दुरुपयोग करती हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। ऐसे बहुत सारे केसेस हमारे सामने आते भी हैं कि जो अधिकार महिलाओं की सुरक्षा के लिए बनाए गए थे, आज जो आधुनिक महिला है, आधुनिक महिला, मैं किसी भी महिला का नाम नहीं लूँगी, आज की जो महिला है कहीं कहीं, मतलब सभी एक्सेप्शनल केस हैं, कुछ महिलाएं ऐसी भी हो गई हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। जैसे कि हमारे यहाँ एक दहेज जब अधिनियम बना था 498, तो उसका जो उसमें क्या होता था कि सीधा जैसे ये ऐसी घटना होती थी तो पूरे के पूरे परिवार को अंदर कर दिया जाता था। और उस एक्ट का इतना दुरुपयोग हुआ कि जिसे आज हमें परिवर्तन करना पड़ा, दहेज वाले जो कानून बना। उसके बाद आप एक चीज़ बताते हैं, हम 376 की बात करते हैं, इस कानून का भी इतना दुरुपयोग हुआ कि जब जब महिला को लगा कि उसे किसी को भी परेशान करना है तो वो उसके खिलाफ रेप का चार्ज लगा जाती है। तो इस तरह की जो महिलाएं, मेरी उन महिलाओं से वो प्रार्थना है कि वो महिलाएं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके पुरुषों को परेशान कर रही हैं, और ऐसी भी परिस्थितियाँ आती है कि महिला, एक पत्नी ही अपने पति के ऊपर ऐसा आयोग लगा देती है कि मेरे पति ने मुझे जान से मारने की कोशिश की, तो पति को उसके घर से भी वंचित कर दिया जाता है। अगर महिला ने ऐसा इल्ज़ाम लगा दिया कि मैं अपने पति के घर में सुरक्षित नहीं हूँ, मेरा पति मुझे कभी भी मार सकता है, तो पति को भी बाहर रहना पड़ता है। ऐसी भी परिस्थितियाँ आ जाती हैं। तो ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रही हैं। मैं आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूँ। और आप इन महिलाओं के लिए क्या सजेशन, क्या सुझाव देना चाहेंगी कि वो अपने अधिकारों का दुरुपयोग ना करें? ये तो मानवीय संवेदनाओं की बात है। अगर हमारे उन महिलाओं के अंदर मानवीय मूल्य जीवंत होते तो वो ऐसा नहीं करती। पर इसमें कहीं ना कहीं मैं यही कहूँगी कि जो हमारा ये जो समाज है, या महिला का लालच कह सकते हैं, या जो उनके अधिवक्ता मित्र होते हैं या जो उनको सपोर्ट कर रहे होते हैं, इसमें सिर्फ अकेले वो एक महिला इस अधिकार का हनन नहीं कर सकती। उसको इस अधिकार का हनन करने वाला या दुरुपयोग करने वाले लोग, सलाह देने वाले भी हैं। मैं यही कहूँगी कि इसमें वकील लोग भी होते हैं जो उनको गाइडलाइन देते हैं, तो उनको भी मैं यही कहूँगी कि किसी के साथ भी कुछ भी गलत नहीं करें, क्योंकि कानून इंसान की मदद के लिए है, इंसान को दुख देने के लिए नहीं है। आप खुद एक अधिवक्ता हैं, आपने किसी महिला को इस कानून का दुरुपयोग करने की सलाह दी कभी? कभी भी नहीं, कभी भी नहीं, नो एंड नेवर। बल्कि कल भी किसी केस के मामले में मैं यही कहूँगी कि मुझे ग्वालियर जाना है, और वो भी पत्नी पीड़ित हैं, और मेरे पास ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जहाँ पर मेरे पास पत्नी पीड़ित पुरुष आते हैं, और वो तो कोर्ट का विषय है और कोर्ट पर ही में ही चर्चा होती है इन सब विषयों पर। लेकिन ऐसा ज़रूर है। लेकिन एक चीज़ मैं और भी बताती हूँ, सेव इंडिया, सेव मैन इंडिया बनी है, एक संस्था है कि जहाँ पर पत्नी पीड़ित जैसे, या पुरुष जहाँ पर वो पीड़ित हैं, वो अपनी कंप्लेंट दर्ज करा सकते हैं। तो आपको गूगल पे उस संस्था के बारे में पता लग जाएगा। मैं अंत में चाहूँगा, आप एक अधिवक्ता हैं, कुछ महिलाएं ऐसी हैं देश की जिनको अपने अधिकारों के विषय में पता ही नहीं है कि संविधान ने उन्हें क्या अधिकार दे रखे हैं, कानून में उनके क्या अधिकार हैं। तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप अधिवक्ता होने के नाते देश की उन महिलाओं को उनके अधिकारों से रूबरू कराएं जो उनको प्राप्त हैं। देखिए, यहाँ पर बात अधिवक्ता की भी नहीं है। देखो, अधिकारों की बात मैं सब महिलाओं को कहूँगी। इस देश की 90% औरतों को अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता, और जिनको पता है वो उनका दुरुपयोग करती हैं। हमारे जो अधिकार हैं, हमारे संविधान में हमें फंडामेंटल राइट्स दिए हैं। हमारे जो हम कह सकते हैं मानवीय अधिकार हैं, या मानवाधिकार कहते हैं, हमें मानवाधिकार हैं। महिलाओं के मानवाधिकार अलग से होते हैं, जिसे हम प्राकृतिक अधिकार भी कहते हैं। हमारे सामाजिक अधिकार, हमारे राजनीतिक अधिकार, राजनीतिक अधिकारों की भी अगर हम बात करें तो हम लोग आज हम प्रजातंत्र की बात करते हैं। तो आज क्या प्रजातंत्र में हम समता और समानता की बात तो हमेशा करते हैं,
लेकिन क्या हमारी सरकारों ने आज भारतीय महिला को समता और समानता के अधिकार में क्या राजनीति में 50% का दर्जा दिया है? नहीं। अभी हम लोग अगर देखें तो पंचायत के चुनावों में अब पहली बार ऐसा हुआ है, जो पिछले चुनाव गए हैं महिलाओं को कुछ विशेष दर्जा, कुछ परसेंटेज बढ़ाकर दे दिए गए हैं, लेकिन अगर हम लोकसभा या विधानसभा की बातें करें तो आज भी वहाँ पर महिलाओं की स्थिति वैसी ही है। जब तक हम इक्वालिटी की बात करते हैं, देखिए जितना पुरुष है समाज में 50-50% का रेशियो दोनों में होता है, ठीक है। तो जो अधिकार अगर हम लोग बात करते हैं, एक लड़की एक ऑफिस में काम करी और एक पुरुष भी एक ऑफिस में काम कर रहा है, दोनों एक ही स्तर पर काम करें, एक ही कैटेगरी के ऑफिसर्स हैं, तो दोनों की सैलरी बराबर होगी। ये हर महिला को जानने का अधिकार है कि पुरुष को ये कह के अधिक सैलरी नहीं मिल सकती कि वो पुरुष है, और महिला को ये कह के सैलरी अधिक कम नहीं की जा सकती कि वो महिला है। अगर वो एक ही स्तर के कार्य करता है तो उन्हें बराबर का पे स्केल मिलेगा। दूसरी बात ये, हमारी महिलाओं को मैटरनिटी लीव का अधिकार, और जो महिला लेबर क्लास महिला होती हैं वो जहाँ पर कार्य करती हैं वहाँ पर उनके अगर ज़्यादा बड़ी संख्या है तो उनके बच्चों की भी सुरक्षा का अधिकार होता है। तो इस तरह के बहुत सारे अधिकार हैं जिसका बहुत व्यापक रूप है महिलाओं के। और उसके बाद आज की सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको ये बताती हूँ कि जो बेटियाँ हैं, सबसे बड़ा सवाल ये आता है, क्या एक बेटी को पिता की संपत्ति में अधिकार होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? तो मैं इस सवाल का भी यही जवाब दूंगी कि एक बेटी को उसके पिता की संपत्ति पर पूरा अधिकार है, क्योंकि हमारे समाज में पहला ऐसा होता था कि पुरुष प्रधान समाज था, सिर्फ पुत्रों को ही पिता की संपत्ति मिलती थी। तो आज ऐसा नहीं है, कानून में परिवर्तन आ रहा है, लेकिन आवश्यकता है तो महिलाओं को अपने अधिकारों के बारे में जागरूक होने की। तो ये बहुत ही व्यापक विषय है और इस पर बहुत गंभीर चर्चा हो सकती है कि महिलाओं के अधिकार क्या हैं। अलग अलग क्षेत्रों में महिलाओं के अलग अलग अधिकार हैं, जिस पर हम गंभीर रूप से कभी फिर चर्चा करेंगे। तो ये थी सुमन आहूजा जी, जिन्होंने बहुत बेबाकी से मेरे महिलाओं के लिए जो भी सवाल थे उनके बहुत बेबाकी से हर सवाल का जवाब दिया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत आभार। और आप देखते रहिए लाइव 24। धन्यवाद। %100 प्लेसमेंट के साथ हम देंगे आपको मौका। लाइव 24 मीडिया इंस्टीट्यूट, एडमिशन ओपन। रजिस्ट्रेशन के लिए कॉल करें 9560464170 9560464170।